मंत्री अमित शाह शाम 4 बजे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास से जुड़े मसलों को लेकर एक अहम बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी भी लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 महाराष्ट्र विधानसभा ने किया पारित। नए कानून के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाया गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे बताया ऐतिहासिक। राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, प्रदेश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह हटाने के लिए लाया गया ये कानून। जम्मू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। मुठभेड़ स्थल से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल समेत अन्य गोला बारूद बरामद। फरार ट्रक ड्राइवर को खोज के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव में कुल 23 जिलों की 68 नगर पालिका के लिए मतदान जारी। पहली बार हर वोटर सीधे अपने मेयर और डिप्टी मेयर कर रहे हैं चुनाव। इन जिलों में 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायतें हैं शामिल। 30 दिसंबर को होगी मतों की गिनती। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजधानी ढाका में बांग्लादेश की पहले मेट्रो रेल सेवा का किया उद्घाटन। 11.73 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो रेल लाइन 6 बांग्लादेश की महत्वाकांक्षी मास रैपिड ट्रांजिट का है हिस्सा, जिसे चरणों में किया जा रहा है लागू। पीएम शेख हसीना ने पद्म सेतु के साथ साथ मेट्रो रेल के उद्घाटन को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में की सराहना। रूस ने की तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। यूक्रेन में रूसी अभियान के कारण उसके पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य सीमा लागू करने वाले देशों के खिलाफ उठाया कदम। अगले साल 1 फरवरी से 1 जुलाई तक 5 महीने के लिए लगी रोक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबान के प्रतिबंध की निंदा की। देश में मानवाधिकारों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता की व्यक्त। महिलाओं और लड़कियों से संबंधित नियमों को उलटने के लिए तालिबान से किया आह्वान। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास से जुड़े मसलों को लेकर एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक से पहले लद्दाख के विकास और सुरक्षा की स्थिति को लेकर 3 बजे भी एक अहम बैठक की वो कर रहे हैं अध्यक्षता। तो जम्मू कश्मीर पर अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह सचिव, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इसमें शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी भी हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ेंगे, इस बैठक के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने आज जम्मू के सिद्रा इलाके में एक ट्रक में सवार 4 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक की असामान्य आवाजाही देखी। श्रीनगर जा रहे ट्रक को पुलिस ने सिद्रा ब्रिज के एक नाके पर चेकिंग के लिए रोका। चालक घने कोहरे का फायदा उठाकर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक की तलाशी लेने के दौरान अंदर छिपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया। गोलीबारी के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए और वाहन में आग लग गई। एडीजीपी ने कहा कि मारे गए आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे। मुठभेड़ स्थल से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल समेत अन्य गोला बारूद बरामद किया गया। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। ट्रक चालक फरार है और उसकी तलाश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। During the search of the truck, heavy volume of fire was opened on us and we retaliated. The driver in the meanwhile ran away. Search of the driver is going on. In the operation, 4 terrorists have been killed. 7 AK-47s, 1 M4 rifle, that means 8 big weapons,
and 3 pistols have been recovered so far. There are other materials belonging to the terrorists which have been recovered, which include pouches and magazines, etc. Everything is being scrutinized and analyzed. नई दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरों की वित्तीय रैंकिंग बनाने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि देश के सभी शहरों की वित्तीय और सुंदरता के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। 30 जनवरी से रैंकिंग की शुरुआत होगी। अभी भी सभी शहरों को 1 महीने का वक्त दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वार्ड की सुंदरता के आधार पर सुंदर शहर की रैंकिंग भी की जाएगी। शहरों की रैंकिंग के लिए 3 मानकों को आधार बनाया गया है, जिसमें शहर पर होने वाले खर्च के हिसाब से उसका प्रदर्शन, संसाधनों का इस्तेमाल और राजकोषीय शासन प्रणाली शामिल है। To foster a healthy atmosphere of competition. So these two ventures which are being launched today, the idea, the thinking came from the Honorable Prime Minister when he met the Chief Secretaries of all the states. This was, I think, at Dharamshala in the June this year, and he outlined a vision of a pan-India ranking of cities to foster a healthy sense of competition amongst the municipal bodies in the matter of finances during this conference. महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को लोकायुक्त विधेयक पारित हो गया। ये विधेयक सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाएगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित 5 लोगों की एक टीम होगी। 1977 के लोकायुक्त अधिनियम को अब बदल दिया गया है। जो प्रावधान इनमें नहीं थे, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। पुराने अधिनियम में लोकायुक्त को मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन अब ये प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ ही झूठी शिकायतों को रोकने के लिए भी प्रावधान नए लोकायुक्त विधेयक में किए गए हैं। महाराष्ट्र में लोकायुक्त विधेयक पास होने के बाद राज्य के बीजेपी अध्यक्ष और विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ये बीजेपी सरकार का पारदर्शी और ईमानदार काम करने का तरीका है। राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार प्रदेश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह हटाने के लिए ये कानून लाई है, जिसमें कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री इसके दायरे में लाया है। इससे अब विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं। आज महाराष्ट्र में लोकायुक्त बिल भी पास हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले। सर, एक बात जो पार्टी कहती है हमेशा कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट हम देना चाहेंगे, महाराष्ट्र में आज लोकायुक्त जो पास हुआ है केंद्र की तरफ पर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के माध्यम से मैं शिंदे फडणवीस सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हृदय के गहराई से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोक आयुक्ता का बिल लाया और पास किया। ये बिल महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए है। मैं अन्ना हजारे जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये सूचना दी थी और इस सूचना का पालन हुआ। आज किसी की भी कंप्लेंट लोक आयुक्त में हो सकती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो सकती है। कल मेरे हाथ से कुछ गलत हुआ तो मेरी भी कंप्लेंट हो सकती है। महाविकास आघाड़ी सरकार के महाविकास आघाड़ियों के नेता सारे डरे हुए हैं ये बिल से, उनको डर लग रहा है। क्या सुमोटो एक्शन भी इसमें लिया जा सकेगा? सुमोटो का सवाल ही नहीं है, सुमोटो का सवाल नहीं है। लोक आयुक्त तो पूरी इंक्वायरी करते हैं, सुमोटो कैसा करेंगे? कोई कंप्लेंट कर सकता है, वो कोई भी देश राज्य का नागरिक लोक आयुक्त के पास जा सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लड़ाई चालू हुई है तो उसका अभिनंदन होना चाहिए, उसका अभिनंदन होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन पार्टी डरी हुई है, उनको लगता है कि हमारी कंप्लेंट हुई तो हम जेल में जाएंगे, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो मंत्रियों को घेर भी रही है, कई सारे उसमें सवाल भी उठा रही है, कटघरे में खड़ा कर रही है और करप्शन के चार्जेस लगा रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आरोप लगाना अलग है, आरोप प्रूव होना अलग है। आरोप जब प्रूव होगा तो उनकी जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया या गलत किया वो दिखेगा। आरोप तो कोई भी लगा सकता है किसके ऊपर, लेकिन इंक्वायरी में आना चाहिए ना। जो सरकार अभी आरोप लगाए उसके ऊपर इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी में सही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लोकपाल काफी स्पष्ट है जिसमें कहते हैं कि मुख्यमंत्री और साथ साथ बाकी अन्य मंत्रीगण भी लोकपाल के इस लोकायुक्त के कायदे में आ सकते हैं। और इसलिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भ्रष्ट सरकार होगी, भ्रष्टाचारी मुक्त सरकार होगी और करप्शन फ्री गवर्नमेंट्स और गवर्नेंस देने की कोशिश यहाँ पर सरकार द्वारा की जा रही है। शीर्षक डीडी न्यूज, नागपुर। केंद्रीय मंत्रियों डॉक्टर मनसुख मांडविया और हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और सेंट्रल टीबी डिवीजन के बीच ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन की सराहना की।
इस दौरान डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये समझौता ज्ञापन 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करेगा। वहीं दूसरी ओर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये समझौता ज्ञापन भारत में मील का पत्थर साबित होगा, जो मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ाने के साथ साथ पीएम के दृष्टिकोण को रेखांकित करने के लिए भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के संकल्प को सिद्ध करता है। इंडियन ऑयल यूपी की सभी 75 जिलों में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में राज्य के प्रयासों का पूरक होगा, जिसमें 3 साल के लिए साल में एक बार लगभग 10% आबादी को कवर किया जाएगा। इंडियन ऑयल उत्तर प्रदेश के सभी आकांक्षी जिलों और छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में लागत प्रभावी अत्याधुनिक नैदानिक तकनीक पेश करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के दौरे पर राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। जेपी नड्डा का अड्डे पर प्रदेश भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरे के दौरान नड्डा कंधमाल और खुर्दा में 2 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकें भी करेंगे। जेपी नड्डा कंधमाल के जलेस्ता आश्रम पहुंचकर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा खुर्दा में मां भगवती के मंदिर में दर्शन भी करेंगे। और अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी को अहमदाबाद में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है। जानकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल परिसर में स्थित यूएन मेहता अस्पताल में हीराबा को बुधवार सुबह ही लाया गया था। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते जांच और उपचार के लिए हीराबा को यहां लाया गया। यहां उनका उपचार जारी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक साइप्रस गणराज्य और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री 29 से 31 दिसंबर 2022 तक साइप्रस में रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने साइप्रस समकक्ष विदेश मंत्री इयोनिस कसोलिदेस और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अनीता डेमेट्रियो से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के अलावा आरओसी के व्यापार और निवेश समुदाय को संबोधित भी करेंगे। ऑस्ट्रिया में अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रियाई चांसलर कॉल नेमर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया में बसे भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में डिजिटल जगत से करीबी बेहद ज़रूरी है। भारत के जंगलों में रहने वालों के साथ अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी का संवाद भारत के अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए एक नया अवसर साबित होगा। नई दिल्ली में अमेज़ॉन फ्यूचर इंडिया और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के बीच आपसी करार किया गया और एकलव्य स्कूल के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अमेज़ॉन फ्यूचर इंडिया और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट मिलकर जो प्रयास करने जा रहे हैं, उससे जनजाति के बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी मिलने से अपना भविष्य बनाने के नए अवसर मिलेंगे। सारे स्कूलों में तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ये हमारी कोशिश है। पहले से भी कुछ कोशिशें हुई है। अब जब समय बदल रहा है तो उसके अनुसार और बेहतर तरीके से आज की आवश्यकता के अनुसार, जैसे हम ऐसे एक कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते हैं, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आज कोडिंग की बात हो रही है, आज वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है, तो इस तरीके से VR MR की बात हो रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर छात्रों को स्थानीय स्तर से लेकर ग्लोबली सोचने की जरूरत है। बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण के चुनाव में 68 नगर पालिका के लिए बुधवार सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है। शुक्रवार 30 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में मतगणना होगी। इस बार एक मतदाता अपने नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए 3 बार मतदान कर रहे हैं।
इस चुनाव में पहली बार हर वोटर को सीधे अपने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का मौका दिया गया है। दूसरे चरण में राज्य के 23 जिलों में मतदान हो रहा है। इन जिलों में 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायतें शामिल हैं। इस चरण में 68 निकायों में 68 मुख्य वार्ड पार्षद, 68 उप मुख्य पार्षद और 1529 वार्ड पार्षद पद के लिए आज वोटिंग हो रही है। निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के कुल 68 नगर पालिका का मतदान चल रहा है। शाम के 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने पटना में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान किया। मतदान करने के बाद सुशील मोदी ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और सभी को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर मतदान का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि अभी भी समय है, दिन भर का समय है, ठंड है, उसके बावजूद घरों से निकले और अपना वोट जरूर दें। जो है वहीं 30 दिसंबर को कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मोदी का सामना नहीं कर सकते हैं, लिहाजा वे गंगा परिषद की बैठक से भाग रहे हैं। जिस नरेंद्र मोदी को उन्होंने धोखा दिया तो उनसे आंख मिलाना उनके लिए बहुत कठिन है। उनसे हाथ मिलाना, आंख मिलाना, अगल बगल में बैठकर किसी मीटिंग में भाग लेना, इसलिए उनको संकोच होता है। लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा। इसलिए वो जाने से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे। अब कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर कभी भी जब आएंगे तो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए एयरपोर्ट पर। अब देखिए जाते कि नहीं जाते कि वहाँ भी किसी और को भेज देते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में खुद न जाकर किसी और को भेज दे, ये उचित नहीं है। जम्मू संभाग के रामबन जिले के बनिहाल इलाके में आज सुबह एक ही परिवार के 4 सदस्य रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बनिहाल के चेकनरवा चोपनपुरा इलाके में एक ही परिवार के 4 शव उनके घर के अंदर मिले। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जबकि शवों को औपचारिकताओं के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। एसएचओ बनिहाल मोहम्मद अफजल ने बताया कि 4 शव बरामद किए गए हैं और वे आगे की जानकारी का पता लगा रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन बुधवार को राजधानी ढाका में किया। 11.73 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड मेट्रो रेल लाइन 6 बांग्लादेश की महत्वाकांक्षी मास रैपिड ट्रांजिट का हिस्सा है, जिसे चरणों में लागू किया जा रहा है। तिवारी से अगरगांव के बीच चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री हसीना ने राजधानी के दियाबारी स्टेशन पर पट्टिका का अनावरण करते हुए किया। बांग्लादेश में इस ऐतिहासिक अवसर को चिन्हित करने के लिए 50 मूल्य वर्ग टका का एक स्मारक बैंक नोट और एक डाक टिकट भी जारी किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में प्रधानमंत्री शेख हसीना की बहन शेख रेहाना, सड़क परिवहन और पुल मंत्री ओबेदुल कादर, बांग्लादेश में नवनियुक्त जापानी राजदूत इबामा किमिनोरी और ढाका नॉर्थ सिटी कॉरपोरेशन के मेयर अतिकुल इस्लाम शामिल थे। प्रधानमंत्री हसीना ने कुछ महीने पहले उद्घाटन किए गए पद्म सेतु के साथ साथ मेट्रो रेल के उद्घाटन को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सराहना की। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल बांग्लादेश में एक नए युग की शुरुआत करती है, जिसमें उच्च गति वाली ट्रेनें बिजली से चलती हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं। उन्होंने 2041 तक बांग्लादेश को एक विकसित देश बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। शुरुआत में ये ट्रेन रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक उत्तरा और अगरगांव स्टेशनों के बीच चलेगी। उत्तरा से अगरगांव तक 6 कोच वाली 10 सेट ट्रेनें चलेंगी। मेट्रो रेल प्रति घंटे 60,000 यात्रियों और प्रतिदिन 5 लाख यात्रियों को ले जाएगी। ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी 4 मिनट पर होगी। ढाका में मास रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क की योजना 129 किलोमीटर की है, जिसमें से 61 किलोमीटर भूमिगत होगा। मेट्रो रेल का निर्माण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा किया गया है, जिसने परियोजना के लिए सॉफ्ट लोन भी प्रदान किया है। मेट्रो लाइन 6 का निर्माण कार्य 2016 में शुरू किया गया था।
और हम आपको एक बार फिर से बता दें, अपनी बीमार मां को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंचे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है। जानकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल परिसर में स्थित यूएन मेहता अस्पताल में हीराबा को बुधवार सुबह ही लाया गया था। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते जांच और उपचार के लिए हीराबा को यहां लाया गया और यहां उनका उपचार जारी है। अपनी बीमार मां को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंचे हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनका स्वास्थ्य स्थिर है। जानकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल परिसर में स्थित यूएन मेहता अस्पताल में हीराबा को बुधवार सुबह ही लाया गया था। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते जांच और उपचार के लिए हीराबा को यहां लाया गया। उनका उपचार जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं अपनी बीमार मां को देखने के लिए, जिन्हें सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत स्थिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले अपनी बीमार मां को देखने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का अपनी मां के प्रति स्नेह और आदर जगजाहिर है। ये दृश्य उस समय के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिले थे और उनके साथ समय व्यतीत करते हुए प्रधानमंत्री अपनी मां के चरण धोते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद अपनी बीमार मां का हाल जानने के लिए पहुंच चुके हैं। आज सुबह ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ तकलीफ़ की शिकायत होने के बाद डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अभी स्थिर है और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले वहां पर पहुंच चुके हैं अपनी मां का हालचाल जानने के लिए। अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में प्रधानमंत्री की मां का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं अपनी मां का हालचाल जानने के लिए। ये खबर मिलते ही प्रधानमंत्री यूएन मेहता अस्पताल पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। हीराबा को सुबह ही अस्पताल लाया गया था। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके चलते जांच और उपचार के लिए उन्हें लाया गया था। उनका उपचार जारी है और प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं अपनी मां का हालचाल जानने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। पीएम मोदी की मां अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। दक्षिण सूडान के पूर्वी जोंगलेई स्टेट में 4 दिनों के जातीय संघर्ष में अब तक 56 व्यक्ति मारे गए हैं। ग्रेटर पिबोर प्रशासनिक क्षेत्र के एक अधिकारी ने बताया कि नुएर समुदाय के युवकों द्वारा
एक अन्य जातीय समूह पर हमले के बाद झड़प शुरू हुई। सशस्त्र नुवेर युवकों ने गुमरो काउंटी और लिकुआंगोल काउंटी में मुरले समुदाय पर हमले किए। सरकार समुदायों के बीच संघर्ष रोकने में जुटी है, लेकिन ये अभी भी जारी है। अधिकारी के अनुसार मारे गए लोगों में 51 नुवेर हमलावर हैं, जबकि 5 मुरले रक्षक मारे गए हैं। दक्षिण सूडान का क्षेत्र कई दशकों से मवेशी और भूमि पर कब्जे को लेकर संघर्षग्रस्त रहा है। तालिबान द्वारा महिलाओं के खिलाफ लिए गए फैसलों की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रेस रिलीज जारी की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने बयान में कहा है कि महिलाओं के विश्वविद्यालयों में बैन को लेकर आ रही रिपोर्टों को लेकर सुरक्षा परिषद बहुत चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान से स्कूलों को फिर से खोलने और महिलाओं के खिलाफ बनाई गई अपनी नीतियों और प्रथाओं को तेजी से बदलने का आह्वान किया। इसके अलावा सुरक्षा परिषद ने उन रिपोर्टों पर भी चिंता जाहिर की है कि तालिबान ने गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महिला कर्मचारियों को काम पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। उसे लेकर यूएनएससी ने कहा है कि तालिबान के इन फैसलों से देश में मानवीय कार्यों पर काफी असर पड़ेगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।